अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होता है या भी कोई भी प्रोजेक्ट रन करता है वो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रन करता है, यानी उस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में कोई एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो रन करता है और कुछ प्रोसेसेस कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनके बेस पर प्रोजेक्ट को रन करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह के फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट को या तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है उन फैक्टर्स का या निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो ब्रॉडली उन फैक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इस वीडियो में मैं दो मेन टॉपिक लेके आया हूं पिंबुक 6 एडिशन के। वो मेन टॉपिक क्या है? EEF एंड OPA। आपने बोर्ड पे यहां देखा होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो में हम इन दो फैक्टर्स को देखेंगे और इनको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली ये फैक्टर्स होते क्या हैं और प्रोजेक्ट को किस तरह से इंपैक्ट करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये दो फैक्टर हैं पूरी पिंबुक में जितने भी प्रोसेसेस हैं, स्पेशली प्लानिंग के प्रोसेसेस, हर प्रोसेस का मैक्सिमम प्रोसेस के इनपुट जो हैं ये दो फैक्टर्स जो हैं होते ही हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी से आप देख लीजिएगा, बहुत ही तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों एक्चुअली होते क्या हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं IM क्लासेस की अगली क्लास। चलिए सबसे पहले मैं दोनों में आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो सबसे पहले बता देता हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में दोनों फैक्टर्स को कि क्या होता है। आपका इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होता है वो फैक्टर्स होते हैं जो इंटरप्राइज से रिलेटेड होते हैं, यानी प्रोजेक्ट के आउटसाइड के होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, ये ओरिजिनेट होते हैं बेसिकली इन्वायरमेंट से। जो प्रोजेक्ट किसी भी इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट रन कर रहा है उस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं ये इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, ये फैक्टर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के भी ये फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन OPA क्या है? OPA सिर्फ एक इंटरनल फैक्टर है। ठीक है, OPA क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस हैं, जो एसेट्स हैं, उनसे रिलेटेड है। तो ये इंटरनल एक फैक्टर है जो प्रोजेक्ट को इंपैक्ट करता है। और इसमें क्या होते हैं? आपके प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, पॉलिसीज हैं, ठीक है, या फिर प्रोसीजर्स हैं, वो सारे इसमें आते हैं। सेकंड, इसमें क्या आता है? जितने भी लेसन लर्न हैं, जितने भी नॉलेज बेस हैं, कॉर्पोरेट नॉलेज बेसिस हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी कॉर्पोरेट नॉलेज बेस। ठीक है, जितना भी कॉर्पोरेट नॉलेज बेस है, जितना भी हम सीखते हैं फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, जितना भी हम सीखते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे नॉलेज बेस जो है इसी में इंक्लूड होता है और वो सारे अंडर में आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स के। इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं या तो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे, और दोनों ही इंपैक्ट या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव इंपैक्ट होगा प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, इंपैक्ट होगा या तो ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इंपैक्ट होगा या फिर पोर्टफोलियो पर इसका इंपैक्ट होगा या फिर प्रोग्राम पर होगा या फिर प्रोजेक्ट पर इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट के बाहर के फैक्टर्स हैं ये सारे, और ये क्या है? इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो ये रेज ही होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, या तो ये ऑर्गेनाइजेशन से ही रेज होते हैं या फिर प्रोग्राम, पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर्स हैं तो इसीलिए ये फैक्टर्स भी रेज होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ और
फ्रॉम पोर्टफोलियो इटसेल्फ, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट से ही रेज होते हैं और ये इंपैक्ट करते हैं। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, या तो फेवरेबल इंपैक्ट हो सकते हैं या फिर नॉन फेवरेबल इंपैक्ट हो सकता है प्रोजेक्ट के ऊपर। चलिए अब आगे चलते हैं और इनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की डेफिनेशन पिम बुक 6 एडिशन में क्या कहती है। ठीक है, इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है रिफर्स टू द कंडीशंस नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, इस चीज को आप अंडरलाइन करिएगा कि ये नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट टीम के कंट्रोल में नहीं होते ये फैक्टर्स। दैट इन्फ्लुएंस कॉन्स्टेंट्स, या तो वो कॉन्स्टेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? आपका शेड्यूल हो गया, ठीक है, स्कोप, कॉस्ट, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। या तो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर डायरेक्टली प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? ये उस तरह की कंडीशंस हैं, एक्चुअली वो कंडीशंस हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं या तो कांस्टेंट को या डायरेक्ट प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, इनके पॉजिटिव या निगेटिव इन्फ्लुएंस होता है ऑन द आउटकम ऑफ द प्रोसेसेस, क्योंकि जितने भी प्रोसेस होते हैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस के ये इनपुट होते हैं। ठीक है, आप जितना भी आगे पढ़ेंगे पिम बुक 6 एडिशन में आप जितना भी आगे पढ़ेंगे प्रोसेसेस, ठीक है, सबसे पहला ही प्रोसेस जो है आपका डिफाइंड प्रोजेक्ट चार्टर, उसमें भी इनपुट दोनों हैं ये इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। तो इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम आगे चलते हैं और इनको एक्सप्लेन करते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं। अब आपने इसमें तो ये देख लिया कि ये एक्चुअली क्या है, कंडीशन है जो प्रोजेक्ट टीम के कंट्रोल में नहीं है, ऐसी कंडीशन है ये। तो हम इसको आगे फर्दर एलोबरेट करते हैं, इसकी हाइलाइट्स देखते हैं कि एक्चुअली है क्या वो चीज जो प्रोजेक्ट टीम के ही कंट्रोल में नहीं है और प्रोजेक्ट को पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट भी कर रही है और प्रोजेक्ट के प्रोसेसेस का जो आउटकम है उस पर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, या तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा या नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोनों टाइप इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप। तो चलिए दोस्तों यहां पर देख लेते हैं कि इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं जो इंटरनल है, इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको बताया था दो तरह के, जो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है या एक्सटर्नल इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये एक्चुअली इंटरनल टू द इंटरप्राइज है और एक्सटर्नल टू द इंटरप्राइज है। तो देख लेते हैं कौन कौन से। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वर्क कल्चर किस तरह का है, इससे इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, वर्क कल्चर के ऊपर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, ये वो फैक्टर्स हैं जिनका फर्क जरूर पड़ेगा, जो इंपैक्ट करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। एम्प्लॉय के ऊपर इंपैक्ट करेंगे, जाहिर बात है प्रोजेक्ट के ऊपर इंपैक्ट करेंगे। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है। नेक्स्ट क्या है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, अगर मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री की लोकेशन क्या है, ठीक है, फैक्ट्री लोकेशन क्या है, उससे फर्क पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। रिसोर्सेज किस तरह की हैं ज्योग्राफिकल, वर्चुअल टीम्स तो नहीं है आपके पास, ठीक है, वर्चुअल टीम्स का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है। वर्चुअल टीम्स होती हैं जैसे कुछ टीम्स जो हैं डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे बैठी हुई हैं और वो एक साथ काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे कुछ टीम्स इंडिया में बैठी हुई हैं, कुछ KSA में है, कुछ साउथ अफ्रीका में है, कुछ इजिप्ट में है। डिफरेंट टीम्स जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम्स जो हैं अलग अलग लोकेशन पे बैठी हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ही काम कर रही हैं। ठीक है, तो वो होती हैं वर्चुअल टीम्स। तो ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ये भी एक इंटरनल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो इफेक्ट करेगा, जो प्रोजेक्ट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भाई अगर AC भी है ना ऑर्गेनाइजेशन का और AC की वजह से एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे तो वो भी क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा और वो भी इंटरनल फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर।
इसका मेन जो हाईलाइट है वो एक्चुअली है टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए किस तरह के चैनल्स यूज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर उसी को कहते हैं कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, आपस में कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से चैनल्स यूज हो रहे हैं, अप्रूवल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्या है, आईटी सॉफ्टवेयर्स, कंपनी में किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, ये क्या है, इंटरनल एक फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो फैक्टर आपका इफेक्ट करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर, जो प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। रिसोर्स अवेलेबिलिटीज, रिसोर्स किस तरह की अवेलेबल है आपके पास, ये जरूर फर्क पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग है या डायरेक्ट रिसोर्स है, कॉन्ट्रैक्टिंग है या आपके पास क्या है, ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये सारी चीजें जो आती हैं ये आएंगी रिसोर्स अवेलेबिलिटी में कि प्रोजेक्ट के लिए किस तरह की रिसोर्स अवेलेबल है, और ये आता है इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में। अब नेक्स्ट लास्ट क्या है, एम्प्लॉय कैपेबिलिटी। ये तो बहुत ही जरूरी है कि एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज, उसकी स्किल्स डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये कुछ बातें हो गई जो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो फैक्टर्स हैं, इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इंटरनल हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। इंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एक्सटर्नल है टू द ऑर्गेनाइजेशन वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या है, मार्केट प्लेस कंडीशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन क्या है मार्केट में, ठीक है, क्या ब्रांड वैल्यू क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं जरूर डेफिनेटली इंपैक्ट करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं मार्केट प्लेस कंडीशन में। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड इश्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंट्रीज में सोशल इश्यूज जो हैं वो इंपैक्ट करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। किस किस तरह के सोशल इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो सकता है प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी किसी भी कंट्री में अगर कोई फेस्टिवल स्टार्ट हो गया तो उस फेस्टिवल का जरूर डेफिनेटली इंपैक्ट होगा प्रोजेक्ट के ऊपर, और उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली प्लान चेंज होंगे, प्रोसेसेस चेंज होंगे आपके, और वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट को इंपैक्ट करेगा। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, लॉज एंड रेगुलेशंस जो है वो इसके अंडर में आते हैं सारे, और ये सारे फैक्टर जो हैं एक्सटर्नल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, इसका कोई भी कंट्रोल नहीं है प्रोजेक्ट टीम का इन फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है, प्रोजेक्ट की टीम का कोई कंट्रोल नहीं है इन फैक्टर्स के ऊपर। तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी आती हैं इसके अंडर में। कॉमर्शियल डाटाबेसिस, कॉमर्शियल डाटाबेसिस में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेंचमार्किंग रिजल्ट्स जो होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन डाटा जो है वो सारा इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजें कॉमर्शियल डाटाबेसिस में इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्या है, एकेडमिक रिसर्च, इसमें कुछ स्टडीज और कुछ बेंच मार्किंग रिजल्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आपका प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, जो भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट आपका निकल रहा है, कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने बहुत जरूरी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड नहीं होंगे, जो इसीलिए ये एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। फाइनेंशियल कंसिडरेशन, फाइनेंशियल कंसिडरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, करेंसी रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, उसका कंट्री में, जिस कंट्री में प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, वहां पर किस किस तरह के बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और क्या क्या जो है इम्प्लीकेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी फाइनेंशियल कंसिडरेशन में आती हैं। लोन्स वगैरह जो हैं किस रेट पर मिलेंगे, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल कंसिडरेशन में आती हैं। फिजिकल इन्वायरमेंटल एलिमेंट, ये क्या है फिजिकल इन्वायरमेंटल एलिमेंट, ये एक्चुअली वेदर कंडीशंस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, किस तरह का वेदर कंडीशन है, किस तरह के फिजिकल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स जो हैं, वर्किंग कंडीशंस किस तरह की हैं, वेदर कंडीशन किस तरह की हैं, वो सारी चीजें जो आती हैं फिजिकल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स में आती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था ये सारे जितने भी फैक्टर हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जितने भी फैक्टर्स हैं कोई भी फैक्टर कंट्रोल नहीं कर सकती प्रोजेक्ट टीम के कंट्रोल में ये सारे फैक्टर नहीं होते, और ये सारे फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं प्रोजेक्ट पर। तो चलिए ये हमने देख लिया इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब हम डिटेल में समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स किसे कहते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं।
डेफिनेशन पिम बुक 6 एडिशन में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स आर प्लान्स, प्रोसेसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड नॉलेज बेसिस स्पेसिफिक टू एंड यूज बाय परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो पॉलिसीज, वो प्रोसीजर जो या तो स्पेसिफिक उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगी या फिर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेसेस यूज कर रहा है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन यहां पर यूज हो रही हैं वो, ठीक है। तो उन सारे प्लान्स, प्रोसेसेस, पॉलिसीज को क्या कहेंगे हम? ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स होंगे। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स होंगे वो, और वो इन्फ्लुएंस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट को, और डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट को, क्योंकि प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट जो होगा वो डिपेंड करेगा इन प्लान्स, प्रोसेस और प्रोसीजर्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो है दो तरह के होंगे ओपीएस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, दो तरह के क्या होंगे? सबसे पहले जो कैटेगरी है उसमें आएंगे आपके प्रोसेसेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स जो हैं ये इस्टेब्लिश कौन करेगा? पीएमओ इस्टेब्लिश करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है ये इस्टेब्लिश करेगा, और ये इंश्योर करेगा कि इसमें मैक्सिमम कोशिश करेगा कि इसमें कोई चेंजेस ना हो, क्योंकि ये क्या होते हैं एक्चुअली? पर्टिकुलर टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के टेम्पलेट्स और चेकलिस्ट होती हैं जो फॉलो करनी जरूरी है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, और ये टेम्पलेट्स और चेकलिस्ट जो है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती हैं उस प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने के, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये चेकलिस्ट और टेम्पलेट्स जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स की, जो प्रोसेसेस, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी टाइप है इसका नॉलेज बेसिस। नॉलेज बेसिस में एक्चुअली क्या आएगा? नॉलेज बेसिस में सारे लेसन लर्न जितने भी हैं, लेसन लर्न, लेसन लर्न फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, लेसन लर्न हो गए, जितने भी आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ये इसके अंडर में आएंगी। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड इश्यूज जो हैं वो इसके अंडर में आएंगे। तो जैसा आपने देखा यहां पर लेसन लर्न फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट या ऑन द सेम प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और इश्यूज है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये अपडेट होती रहेंगी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो ये टाइप जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स का, जो नॉलेज बेस्ड टाइप है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स का, वो अपडेट होगा और उसमें एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है, और वो प्रोजेक्ट टीम जो है उसको कंट्रोल करेगी। लेकिन प्रोसेस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ये प्रोजेक्ट टीम कंट्रोल नहीं करेगी, क्योंकि ये स्टैब्लिश हुआ है बाय पीएमओ। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और दोनों में सिमिलरिटीज क्या हैं, और दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब पिम बुक 6 एडिशन से आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत आसानी से ये आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये थ्रू आउट द पीएमपी आपको सामना इसका करना पड़ेगा, थ्रू आउट द पीएमपी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।